पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आरोही को हल्का हल्का होश आता है। वो रोहन की तरफ देखती है, कुछ कहने के लिए अपना होठ हिलाती है और ये देखकर रोहन जल्दी से उसके पास जाता है। उसका हाथ अपने हाथ में लेकर दूसरे हाथ से उसके सिर को सहलाते हुए बोला, क्या कहना चाहती हो आरोही, बोलो। आरोही को बेहद तकलीफ हो रही थी, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी बाहर आने को तैयार थी, सांसें उखड़ रही थी उसकी, पर फिर भी वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। समीर, बड़ी मुश्किल से वो इतना ही बोल पाती है। रोहन उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए बोला, हाँ बोलो आरोही। पर इससे पहले कि वो अपनी बात को पूरी कर पाती, उसका हाथ रोहन के हाथ से छूटकर नीचे लटक जाता है। रोहन एकदम से चिल्ला पड़ता है, आरोही। वहां मौजूद सभी डॉक्टरों की जान हलक में आ जाती है। उन सभी को सम्राट का चेहरा नजर आने लगता है, जो कि इस वक्त उन्हें किसी यमराज से कम नहीं लग रहा था। वो सब एकदम से पैनिक हो जाते हैं। डॉक्टर एकदम से रोहन को पीछे करते हुए बोले, हटो, हमें देखने दो। वो लोग फटाफट से आरोही को देखने लगते हैं। दूसरी तरफ सम्राट चंचल के पास जाते हुए बोलता है, लगता है तुम्हारे घर वालों को तुमसे जरा भी प्यार नहीं, तभी तो अभी तक कोई तुम्हें लेने नहीं आया। ये सुनकर चंचल के चेहरे पर उदासी छा जाती है, क्योंकि उसके घर वाले उससे कितना प्यार करते हैं ये तो बस वही जानती थी। उसके चेहरे पर आई उदासी को सम्राट भांप लेता है, पर वो इस चीज को नजरअंदाज करते हुए एक कुर्सी पर बिल्कुल उसके सामने रखता है और उस पर बैठते हुए एक सिगरेट जलाकर अपने होठों से लगाते हुए बोला, सुन लड़की, इस वक्त ना मुझे तुझसे कोई मतलब है और ना ही तेरे घर वालों से, पर तेरा वो भाई समीर को जब तक मैं सबक नहीं सिखा देता तब तक ना तो मैं चैन से बैठूंगा और ना तुझे बैठने दूंगा। वो बहुत गुस्से से बोलता है, मैं भी तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मेरा भाई ऐसी गिरी हुई हरकत कभी नहीं कर सकता। तुम्हें गलत फहमी। वो बोल ही रही थी कि सम्राट बीच में ही उसकी बात को काटते हुए उस पर गरजते हुए बोला, कोई गलतफहमी नहीं हुई है मुझे। समीर की चैन, उसका कार्ड सब उसी जगह से मिला है जहां उसने मेरी बहन के साथ। बोलते बोलते वो चुप हो जाती है। गुस्से की वजह से उसकी आंखें लाल हो गई थी। कोई और होता तो डर के मारे वहीं मर जाता, पर इससे उल्टा चंचल बेखौफ होकर बोली, ऐसा नहीं हो सकता। वो 2 दिन पहले ही दिल्ली चला गया था, वो भी उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलती है। 2 मिनट के लिए तो दोनों ही गुस्से से एक दूसरे को घूरते हैं। ओह, तो तुम्हारा वो घटिया भाई दिल्ली गया है पढ़ने के लिए, राइट? सम्राट 2 कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोलता है। खबरदार, जो मेरे भाई को घटिया कहा तो। चंचल भी उसकी तरफ 2 कदम बढ़ाते हुए बोलती है। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब एक दूसरे को गुस्से से घूर रहे थे, जैसे नजरों से ही एक दूसरे को जला देंगे। यहाँ अस्पताल में डॉक्टर आरोही को देखने लगते हैं। फिर वो रोहन की तरफ देखते हुए बोले, सॉरी। रोहन की धड़कनें बढ़ जाती है। वो अपने हाथ के दोनों उंगलियां क्रॉस बना लेता है, जैसे कह रहा हो कि नहीं, जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत हो। उसका गला सूख जाता है। सॉरी, ये कोमा में चली गई, डॉक्टर ने अपनी बात को पूरी करते हुए कहा। और ये सुनते ही रोहन के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो आरोही की तरफ देखते हुए बुदबुदाता है। डॉक्टर ने कहा, मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ मिस्टर रोहन, पर हम कुछ कर नहीं सकते। कोमा में गया पेशेंट कब नींद से जागेगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है। आने को तो इन्हें आज होश आ जाए, कल आ जाए, 1 हफ्ते के बाद आए, या फिर ना आने को सालों तक ना आए। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आपको सब्र रखना ही होगा। ये कहता हुआ डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। रोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर अगले ही पल उसका दिमाग ठनकता है। उसे याद आता है कि कोमा में जाने से पहले आरोही उससे कुछ कहना चाहती थी। समीर, हाँ, उसने समीर कहा था। आखिर क्या कहना चाहती थी आरोही?
रोहन मन ही मन सोचता है, समीर तुझे तो मैं पाताल से भी ढूंढ लूंगा, पर पहले मुझे सम्राट सर को ये सब कुछ बताना होगा और सम्राट सर के कहर से बचाना इस शहर को। मन ही मन वो भगवान से प्रार्थना करते हुए सम्राट को फोन लगाता है। सम्राट और चंचल अभी भी एक दूसरे को घूर रहे थे। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि खुद तो बता दे कि समीर कहाँ है। हो सकता है कि आसान मौत दूं मैं उसे, वरना अगर मैंने उसे ढूंढ निकाला तो तू सोच भी नहीं सकती कि उसके साथ क्या क्या होगा। वो चंचल की ओर करीब बढ़ते हुए बोलता है। एक आग थी उसकी आंखों में। एक पल के लिए तो चंचल भी सहम गई, पर वो अपने चेहरे पर से पता नहीं चलने देती और ना ही वो कुछ बोलती है। कहाँ है समीर? सम्राट फिर से उस पर गरजता है। ये पहली बार था जब चंचल को उससे डर लग रहा था। डर की वजह से उसकी धड़कनें बढ़ गई थी। दिल्ली गया है ना तेरा भाई? कौन से कॉलेज में गया है? ये तो तुझे पता ही होगा ना। चल नाम बता कॉलेज का। सम्राट एक एक कदम चंचल की तरफ बढ़ाते हुए बोल रहा था। चंचल डर के मारे एक एक कदम पीछे हो रही थी। बोल। सम्राट फिर से शेर की तरह दहाड़ता है। मुझे नहीं पता। बड़ी मुश्किल से चंचल बोलती है और सच में उसे नहीं पता था। उसे तो कोई कुछ बताता भी नहीं था, पर ये बात सम्राट समझेगा तब ना। झूठ बोल रही है तू। रणवीर सिंह की पोती समीर की बहन, और तुझे नहीं पता कि तेरा भाई कौन से कॉलेज में गया है? मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता। ये बोलते बोलते वो पीछे दीवार से जा लगती है। ठीक उसी वक्त सम्राट का फोन रिंग करता है, जो कि रोहन का था। सम्राट बिना देर किए फोन उठाकर अपने कान से लगाते हुए बोला। हाँ बोल। सर वो आरोही मैम। इतना कहकर रोहन चुप हो जाता है। होश आ गया ना उसे? सम्राट सीधा सवाल करता है। हे भगवान, हिम्मत दो मुझे। रोहन मन ही मन। मैं कुछ पूछ रहा हूँ रोहन, मेरी आरोही को होश आ गया ना? सर वो आरोही मैम कोमा में चली गई। रोहन अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर बोलता है। सम्राट का कलेजा फट जाता है ये खबर सुनकर। अगले ही पल उसका पारा और भी ज्यादा चढ़ जाता है और वो जलती हुई निगाहों से चंचल की तरफ देखता है। अब इसका कहर तो चंचल पर ही बरसेगा। सम्राट अपने कदम चंचल की तरफ बढ़ाता है। चंचल तो पहले से ही दीवार से जा लगी थी, वो और भी दीवार से चिपक जाती है। सम्राट अपने दोनों हाथ दीवार पर रखकर उसके आसपास एक घेरा बना लेता है और अपना चेहरा चंचल के चेहरे के करीब ले जाते हुए बोला। कितनी भी कोशिश कर ले तू अपने भाई को बचाने की, पर बचा नहीं पाएगी। बहुत मौके दे चुका हूँ मैं तुझे और तेरे खानदान को, पर अब और नहीं। अब सम्राट का वो रूप देखोगे तुम सब, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और एक बात, अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ तो छोड़ूंगा तो मैं तुझे भी नहीं। ये कहता हुआ वो वहां से चला जाता है। चंचल के चेहरा पसीने से भर गया था। अब तो उसे भी चिंता होने लगी थी, पर अपनी नहीं, अपने घर वालों की और समीर की। वो घर वालों की जिन्होंने एक बार भी चंचल को वापस लाने की कोशिश तक नहीं की और ना ही किसी को उसकी कोई चिंता थी। यहाँ हवेली में तनु अभी तक सो रही थी। बीती रात को घर में क्या हुआ उसे कुछ भी नहीं पता था। चंचल, मेरी चाय लाना जल्दी। तनु अपने कमरे में से आवाज लगाती है, पर चंचल घर में होगी तब तो सुनेगी। तनु कई बार उसे आवाज लगाती है, पर जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वो खींचते हुए उठती है और अपने कमरे से बाहर जाते हुए बोली। ये चंचल की बच्ची कहाँ मर गई? यहाँ चाय के बिना मेरा सिर दुख रहा है। तभी उसे बाहर आंगन में बैठी करुणा जी नजर आती है। तनु मन ही मन, अभी इस चंचल को मार पड़वाती हूँ। वो सोचती हुई इतराते हुए करुणा जी के पास जाती है और उसे भड़काते हुए बोली। देखो ना दादी, ये चंचल कितनी लापरवाह और बदतमीज हो गई है। तब से आवाज लगा रही हूँ पर सुन ही नहीं रही। उसकी बात सुनकर करुणा जी उसे अजीब से नजरों से देखती है। क्या हुआ दादी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तभी आरती जी करुणा जी के लिए चाय लेकर आते हैं।
अरे रात को इतना हंगामा हुआ और तुम कहाँ थी? तभी करुणा जी ने भी एकदम से कहा, हाँ, कल रात को इतना कुछ हुआ घर में। वो मुआ सम्राट उस मनहूस चंचल को उठाकर ले गया। तेरे दादू पर गोली भी चलाई उसने। इतना तमाशा हुआ और तुझे पता तक नहीं। तू अपने कमरे से बाहर क्यों नहीं आई? अब वो घर में होती तब तो बाहर आती ना। तनु एकदम से शक पका जाती है। मन ही मन, ओह गॉड, इतना कुछ हो गया घर में और मुझे पता तक नहीं। लगता है तनु बड़ी गहरी नींद में सो रही थी। आरती जी ने लगभग तनु को ताना कसते हुए कहा और वहां से चली गई। तनु एकदम से अपने चेहरे के भाव ठीक करते हुए बोली, हाँ दादी, वो मेरा सिर दर्द कर रहा था तो मैं दवाई खाकर सो रही थी, इसलिए मेरी नींद नहीं खुली। पर आप ये क्या कह रहे हैं? सम्राट चंचल को उठाकर ले गया? कब? कैसे? करुणा जी के पास बैठते हुए वो बोली। इसके बाद करुणा जी ने उसे सारी बात बताने लगते हैं। दूसरी तरफ सम्राट बहुत गुस्से में और बहुत ही तेजी से गाड़ी चलाकर हॉस्पिटल जा रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार आरोही का चेहरा नजर आ रहा था। कहाँ उसकी हंसती खेलती शरारती नटखट बहन, और वही बहन एक जिंदा लाश बनकर रह गई। कैसे संभालेगा सम्राट खुद को? कहीं उसका सारा गुस्सा चंचल पर ही ना निकल जाए। करुणा जी तनु को सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर तनु एकदम से बोली, ओह माय गॉड, वो सम्राट चंचल को ले गया। अब मेरा क्या होगा? मेरा काम कौन करेगा? करुणा जी ने भी अफसोस जताते हुए कहा, हाँ, बस इसी बात का तो दुख है कि अब घर का काम कौन करेगा। और एक समीर का भी कुछ पता नहीं चल रहा, पता नहीं कहाँ छुप गया है। अगर उसने कुछ किया भी है उस सम्राट की बहन के साथ तो ठीक है ना, पर सामने तो आए, उसके दादू सब संभाल लेंगे। उस लड़के की वजह से वो चंचल को भी उठाकर ले गया। रसोई घर में सब्जी काट रही आरती जी मन ही मन मुस्कुराते हुए बोली, अब तुम लोगों के उल्टे दिन शुरू हो गए हैं कमीनों। कभी ना कभी तो पाप का घड़ा भरता ही है और तुम लोगों का वो वक्त आ गया है। कुछ देर में सम्राट हॉस्पिटल पहुंचता है। गुस्से से भरा हुआ वो अंदर आता है। उसके हाथ की मुट्ठी कसी हुई थी, मतलब उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और उस पर वो काबू पाने की कोशिश कर रहा था। वो सीधा आरोही के पास जाता है जहां रोहन पहले से ही मौजूद था। सम्राट अंदर जाता है और आरोही को देखने लगता है, क्योंकि किसी जिंदा लाश से कम नहीं लग रही थी उसकी बहन। उसकी बहन की ऐसी हालत देखकर उसका दिल भर आता है, पर वो कमजोर नहीं पड़ना चाहता था। रोहन सम्राट के पास जाता है। सम्राट आरोही की तरफ देखते हुए बोला, चाहे वो समीर पाताल में भी क्यों ना छुपा हो, मुझे वो हर हाल में चाहिए रोहन, वो भी जिंदा। वो बहुत गुस्से से बोल रहा था। रोहन भी आरोही की तरफ देखते हुए बोला, आप चिंता मत कीजिए सर, आपके कहने से पहले ही मैंने अपने आदमियों को काम पर लगा दिया है। सम्राट अभी भी आरोही की तरफ देख रहा था। न चाहते हुए भी उसकी आंखों में नमी तैर आती है। वो अपनी आंखों पर गोगल्स लगाते हुए बोला, आरोही को घर शिफ्ट करो, वो अपने घर जाएगी। इतना कहकर वो तेजी से वहां से निकल जाता है। इधर सम्राट की बात से चंचल बहुत परेशान हो गई थी। एक तो अभी तक उसे कोई लेने नहीं आया था, दूसरा समीर का भी कुछ पता नहीं चल रहा था। वो कमरे में इधर से उधर चक्कर काटते हुए बोली, नहीं, समीर ऐसी कोई गिरी हुई हरकत कर ही नहीं सकता। मेरा दिल कह रहा है कि मेरा भाई कोई गलत काम नहीं कर सकता, लेकिन वो है कहाँ? एकदम से उसे सम्राट की बात याद आ जाता है, अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो छोड़ूंगा तो मैं तुम्हें भी नहीं। जिस तरीके से सम्राट ने ये बात कही थी, वो याद आते ही चंचल की हलक सूख जाता है। एक अनचाहा सा डर उसे घेर लेता है। इस वक्त उसे एहसास होता है कि वो किसी के कैद में है। वो बिल्कुल अकेली, कहीं वो मेरे साथ जबरदस्ती। चंचल के मन में एकदम से ख्याल आता है और ये ख्याल उसको अंदर तक डरा देता है। अगर उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो फिर या तो मैं खुद को ही मार डालूंगी या फिर मैं उसे ही मार दूंगी।
मन ही मन वो सोच रही थी। तभी बिरजू कमरे में आता है, देखता है कि कल रात का खाना अब तक यूं ही रखा हुआ था। सुबह जो उसने चाय का कप रख के गया था वो भी यूं ही रखी हुई थी। कम से कम फिर तो खा लो, वरना यूं ही निकल लोगे। ये कहता हुआ वो प्लेट को टेबल पर रख देता है जिसमें कुछ सेब थे, साथ में चाकू भी था। इतना कहकर बिरजू खाने की प्लेट और चाय का कप उठा लेता है और उन्हें लेकर नीचे चला जाता है। ठीक उसी वक्त सम्राट वापस आता है। उसे पता चलता है कि चंचल ने कुछ नहीं खाया। सम्राट का दिमाग तो पहले से ही गर्म था, अब ये जानकर तो और भी ज्यादा गर्म हो जाता है। वो सीधा चंचल के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। चंचल तो पहले से ही डरी हुई थी। डर की वजह से वो न जाने क्या क्या सोच रही थी। ठीक उसी वक्त सम्राट अंदर आता है। गुस्से की वजह से उसकी आंखें लाल पड़ी हुई थी, उसकी सांसें भी तेज चल रही थी। चंचल और भी ज्यादा घबरा जाती है। सम्राट उसकी ओर कदम बढ़ाता है। चंचल अपने कदम पीछे लेती है। वो चुपके से चाकू को उठा लेती है, हालांकि उसके हाथ कांप रहे थे। सम्राट भी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। चंचल पीछे होते होते पीछे रखे अलमारी से जा लगती है, जिसके कारण अलमारी के ऊपर रखा एक बॉक्स नीचे गिरने ही वाला होता है। ये देखकर सम्राट झट से उसकी तरफ लपकता है और चंचल कुछ और ही समझ लेती है। जैसे ही सम्राट उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है, ठीक उसी वक्त चंचल चाकू अचानक से उसके पेट में घोंप देती है। अचानक से हुए इस हमले के लिए सम्राट तैयार नहीं था। उसकी एक आह निकल जाती है, वो नीचे गिर जाता है। अलमारी के ऊपर रखा बॉक्स भी नीचे गिर जाता है। चंचल कभी सम्राट को देख रही थी तो कभी बॉक्स को। अब उसे समझ आ गया था कि सम्राट तो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, पर उसने क्या कर दिया। वो तुरंत उसके पास जाती है, उसे देखने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, पर सम्राट उसके हाथ को झटक देता है और खुद ही उठता है। चंचल बहुत ही गिल्ट में थी। वो मुझे लगा कि तुम क्या कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगा, तुम्हारे भाई की तरह घटिया नहीं हूं मैं। इतना कहकर सम्राट वहां से चला जाता है। चंचल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वो अपने हरकत पर बहुत शर्मिंदा थी। कहीं ना कहीं सम्राट उसके दिल की बात समझ गया था। सम्राट अपने हाथ से पेट से बहते अपने खून को रोकते हुए वहां से चला जाता है। चंचल बस उसे जाते हुए देखती रह जाती है। उसे सच में अपने हरकत पर बहुत ही अफसोस हो रहा था। हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया। पहले देखना तो चाहिए, मुझे जाकर उसे देखना चाहिए। ये कहते हुए वो सम्राट के पीछे जाती है। सम्राट धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रहा था। बिरजू इस वक्त बाहर गार्डन में था। सम्राट अपने कमरे में चला जाता है, कमरे का दरवाजा खुला ही छोड़ देता है। अगले ही पल चंचल भी उसके कमरे के बाहर खड़ी थी। अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी उसकी। भले ही सम्राट को कम चोट लगी हो, पर जितनी भी लगी थी गहरी लगी थी। खून बह रहा था, सम्राट को दर्द भी हो रहा था, पर उसे कभी अपने परवाह थी जो अब होगा। उसकी आंखों के सामने तो बस आरोही का बेजान चेहरा घूम रहा था, जो उसे अंदर ही अंदर बेहद तकलीफ पहुंचा रहा था। वो एक सिगरेट निकालकर अपने होठों पर रखता है। उसके पेट से अभी भी खून बह रहा था। बाहर खड़ी चंचल, कैसा इंसान है ये, कितना खून बह रहा है, पर इसे तो होश ही नहीं। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे इसे सॉरी कहना चाहिए और इसकी हेल्प भी करनी चाहिए। ये सोचते हुए वो एक गहरी सांस लेती है और सम्राट के कमरे का दरवाजा नॉक करती है। दूसरी तरफ रोहन आरोही को घर ले जाने की सारी फॉर्मेलिटी कर रहा था। उसके अंदर इस वक्त इतना गुस्सा बढ़ गया था कि अगर इस वक्त समीर उसके सामने आ जाए तो वो उसे जान से ही मार देता। वो हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटी पूरा कर रहा था कि तभी उसका फोन रिंग करता है। उसने मोबाइल निकालकर नंबर देखा तो स्क्रीन पर माँ फ्लैश हो रहा था। वो फोन नहीं उठाता और वापस फोन काट कर जेब में रख लेता है।
और उसका फोन फिर से रिंग करने लगता है। वो फिर से फोन जेब से निकाल कर देखता है तो इस बार स्क्रीन पर सुहानी नाम फ्लैश हो रहा था। रोहन सबका फोन इग्नोर कर सकता है पर अपनी बहन सुहानी का नहीं। वो फोन उठाकर अपने कान से लगाते हुए बोला, हाँ बोल सुहानी। भाई कहाँ हो आप? पिछले 3 दिन से घर नहीं आए, आप ठीक तो है ना? रोहन कुछ बोलता कि इससे पहले ही एक औरत सुहानी के हाथ से फोन छीनते हुए बोली, उसे क्या होगा? वो तो पैदा ही मेरे खून पीने के लिए हुआ है। पता नहीं कहाँ से उठा लाए इस अनाथ को और मेरे गले से बांध लिया। माँ प्लीज। सुहानी वापस फोन लेते हुए बोलती है पर रोहन को कोई फर्क ही नहीं पड़ा क्योंकि उसे आदत हो गई थी इन सब की। भाई आप घर आ जाइए ना, कोई जरूरत नहीं है उसे घर बुलाने की। उसे पता है मैंने किस लिए उसे फोन किया है। यहाँ आने की जरूरत नहीं है, बस अपना फर्ज पूरा करे। इतना कहकर फोन कट। रोहन वापस अपना फोन अपनी जेब में डाल देता है और ऐसा रिएक्ट करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो और वापस अपना काम करने लगता है। उधर सुहानी अपनी माँ पर बरसते हुए बोली, माँ आप बहुत मतलबी हो। वैसे तो रोहन भाई आपके कुछ नहीं लगते पर बात जब पैसों की हो तो वो रोहन भाई ही देंगे। ये घर भी तो उन्हीं का है पर उन्हें घर आने का हक नहीं। शर्म आनी चाहिए आपको। इसी के साथ वो औरत जिनका नाम रेखा था उसने कहा, जुबान को लगाम दे सुहानी, ऐसा ना हो कि मेरा हाथ उड़ जाए। और कुछ गलत नहीं कह रही हूँ मैं। पता नहीं कहाँ से उठा लाए तेरे पापा उसे। मैंने पाला, इतना बड़ा किया एक अनाथ को, अपने घर में रहने की जगह दी और आज बदले में अगर वो मेरे लिए कुछ कर रहा है तो क्या गलत कर रहा है इसमें? सुहानी ने कहा, माफ करना माँ, पर आपने भाई को नहीं, भाई ने हम सबको पाला है। देख रही हूँ मैं कितनी छोटी सी उम्र से काम कर रहे हैं वो, क्योंकि आपको बस पैसे चाहिए। खाना तक नहीं देती थी आप उन्हें। मुझे तो शर्म आती है आपको माँ कहते हुए। वो अभी बोल ही रही थी कि तभी एक लड़का आता है और कस कर सुहानी के गले पर चांटा मारते हुए बोला, तुझे शर्म नहीं आती अपनी माँ से इस तरह से बात करते हुए? बड़ी आई रोहन की चमची, चल अपने कमरे में जा। ये कोई और नहीं बल्कि रेखा का बेटा सुमेर ही था। ये वही सुमेर है जो उस रात को तनु के साथ था। सुहानी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। रेखा अपने बेटे की तरफ देखती है और फिर बड़े ही अभिमान के साथ बोली, मेरा बेटा, मेरा सुमेर। ये कहते हुए वो उसका माथा चूम लेती है। सुमेर ने कहा, सुहानी का जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लग गया है आजकल। जब देखो तब रोहन की तरफदारी करती ही रहती है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई आपसे इस तरह से बात करे। रेखा ने कहा, पता नहीं बेटा, उस अनाथ में इसने ऐसा क्या देख लिया जो जब देखो भाई भाई करती रहती है। सुमेर ने कहा, अच्छा माँ, जरा 50,000 तो देना। अगले ही पल रेखा अलमारी से एक 50,000 की गड्डी निकालकर उसके हाथ में रखते हुए बोली, ले बेटा, ऐश कर। पैसों की चिंता मत कर, पैसा आज रात फिर से आ जाएगा मेरी प्यारी माँ। कहता हुआ सुमेर उसे साइड हक करता है और फिर पैसों की गड्डी उछालते हुए अपने कमरे में चला जाता है। अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी सुहानी ये सब कुछ देख रही थी। मन ही मन, कैसी माँ हैं आप जो अपने ही बेटे की जिंदगी खराब कर रही है। देखना रोहन भाई को नीचा दिखाने की जिद एक दिन आपको ले डूबेगी। सुमेर अपने कमरे में जाता है, फिर किसी को फोन करते हुए बोला, हाँ मिलते हैं आज शाम। दूसरी तरफ सम्राट के पेट में से अभी भी खून रिस रहा था पर उसे अपनी कोई फिक्र नहीं थी। खिड़की के पास खड़ा होकर वो बस सिगरेट के कश भरने में लगा हुआ था। ये देखकर चंचल उसके कमरे का दरवाजा नॉक करती है। सम्राट हल्का सा अपना सिर घुमाकर पीछे देखता है और फिर वापस अपना चेहरा फेरते हुए बोला, क्या है? वो बेरुखी से बोलता है। चंचल 2 कदम उसकी ओर बढ़ाते हुए बोली, तुम्हारे पेट में से खून बह रहा है। तो विक्रम फिर से बेरुखी से बोलता है,
चंचल गहरी सांस लेकर बोली, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जिस तरह से तुम मुझे यहाँ उठाकर ले आए हो, फिर हमेशा तुम्हारे बारे में गलत ही सुना था, तो मुझे गलतफहमी हो गई थी। इतना कहकर चंचल चुप हो जाती है, अपनी गर्दन झुकाकर खड़ी हो जाती है। सम्राट उसकी तरफ देखता है। कितनी आसानी और सादगी से चंचल ने अपनी बात कह दी उससे। जाओ यहाँ से। सम्राट वापस अपना चेहरा फेरते हुए कहा, पर वो खून। चंचल 2 कदम और आगे बढ़ते हुए बोली। सम्राट ने बेहद गुस्से से बोला, मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी। ये कहते हुए चंचल सोफे पर रखा टॉवेल उठाती है। सम्राट के बेहद नजदीक जाकर जहां से खून रिस रहा था, उस जगह पर टॉवेल रखकर बहते खून को रोकने की कोशिश करती है। सम्राट उसे ही घूर रहा था। चंचल एक नजर उसकी तरफ देखती है, फिर वापस अपनी नजरें झुकाते हुए बोली, देखो, ये चोट मेरी वजह से लगी है, तो जब तक तुम इस पर पट्टी नहीं करवा लेते, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इतना कहकर चंचल चुप हो जाती है, जबकि सम्राट के चेहरे पर गुस्से और हैरानी के मिले जुले भाव आ जाते हैं। अब आगे की कहानी को सुनने के लिए बने रहिए नफरत भरी मोहब्बत कहानी पर।